So next topic, that is response to abiotic factors. तो बच्चे हर एक ऑर्गेनिज्म जो कि एक बायोस्फीयर में रह रहा है, तो उसका ओरिजिनेशन बहुत ही पहले हुआ। आज के केस में जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही पहले से आए हुए ऑर्गेनिजम्स की है। तो बच्चे वो एक ऐसे एनवायरनमेंट के साथ रह रहे हैं जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, राइट? तो वो कंटिन्यूसली चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट डालेगा, यानी कि उसमें चेंज होने वाले एबायोटिक फैक्टर्स जो है वो ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसको चेंजेस लानी पड़ती है। एक ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्स देना पड़ता है ताकि वो अपने बॉडी की स्टेट, इंटरनल स्टेट यानी कि होम्योस्टैसिस को मेंटेन कर सके। तो ऑर्गेनिजम्स undergoes changes to maintain their internal body state. इंटरनल स्टेट से मतलब ये है कि वो अपने इंटरनल बॉडी का फिजियोलॉजिकल और अदर एस्पेक्ट्स जो है वो मेंटेन करके रखे, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करके रखे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। दैट इज दे मेंटेन होम्योस्टेसिस, यानी कि होम्योस्टेसिस डेवलप और मेंटेन करने के लिए वो खुद के अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं ताकि उनकी इंटरनल स्टेट जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, अब बच्चे होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए या फिर इन एबायोटिक फैक्टर्स में जो चेंजेस आ रही है, यानी कि जो चेंजेस एग्जिस्ट कर रही है या आ रही है, उसे कैसे बेयर किया जाए। सो वेरियस रिस्पॉन्सेस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि ऑर्गेनिज्म रेगुलेट कर ले। क्या रेगुलेट करे? अपने इंटरनल अरेंजमेंट को, चाहे वो उसके बॉडी की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हो, चाहे टेम्परेचर हो, उसे मेंटेन करे। तो रेगुलेट यानी कि मेंटेन करना। ठीक है, तो रेगुलेट टर्म ही यही शो कर रही है। तो रेगुलेशन मीन्स मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मीन्स कोई भी हो सकता है ना। तो बच्चे मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस यानी कि इंटरनल बॉडी स्टेट बाय फिजियोलॉजिकल यानी कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू और बिहेवियरल मीन्स किसी भी तरीके से हमारे पास होम्योस्टेसिस मेंटेन हो सकता है, बट मेनली फिजियोलॉजिकल, यानी कि बॉडी के प्रोसेसेस जो हैं वो ऐसे अडेप्टेड है ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लड़ा जा सके, उसे कोप अप किया जा सके। ठीक है, तो मेनली फिजियोलॉजिकल, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स बिहेवियरल चेंजेस भी शो करते हैं। आप फर्दर एग्जांपल्स में पढ़ोगे, फर्दर अपकमिंग एग्जांपल्स में, जहां पे कुछ अडेप्टेशंस के बारे में बताया गया है कि ऑर्गेनिज्म कैसे अडेप्ट करते हैं। उसमें एक एग्जांपल है, उसमें ये एग्जांपल है कि जो लिजर्ड है ना बेटा, डेजर्ट लिजर्ड, डेजर्ट के केस में जो लिजर्ड है वो अपना होम्योस्टेसिस यानी कि बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करती है। जब सर्दी होती है, जब बहुत ज्यादा इंटरनल टेम्परेचर फॉल कर जाता है बॉडी का, तो वो धूप में जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करती है। ठीक है, यानी कि सन बाथ लेती है, सन बास्किंग की वजह से अपने टेम्परेचर और बॉडी में डार्कनिंग करवाती है। तो टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद वो शेड में चली जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उनमें हमारे पास रेगुलेटिंग नेचर नहीं होता, बॉडी खुद के फिजियोलॉजिकल नीड से काम नहीं कर सकती है, तो इसीलिए उन्हें बिहेवियरल चेंजेस लानी पड़ती है ताकि वो अपने बॉडी के इंटरनल अरेंजमेंट को मेंटेन कर सके। तो इस तरीके से हमारे पास
होम्योस्टेसिस मेंटेन किया जा सकता है, चाहे फिजियोलॉजिकल हो चाहे बिहेवियरल मीन्स हो। ठीक है, तो बच्चे अब 99% ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो रेगुलेशन शो नहीं करते, कांट रेगुलेट बॉडी कंडीशंस। तो बॉडी कंडीशंस को रेगुलेट नहीं कर सकते, चाहे वो टेम्परेचर हो, पीएच हो या अदर कंडीशंस हो, ऑस्मोटिक बैलेंसेस हो। तो 99% ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऐसे रेगुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास जितने भी बर्ड्स और मैमल्स हैं, जितने भी हमारे कंसिडरेशन है दैट इन ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स रेगुलेशन पॉसिबल है। And yes, and in some lower invertebrates and vertebrates also. रेगुलेशन इनमें होती है, यानी कि अपने टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वो मेंटेन कर सकते हैं। बाहर कैसा भी अरेंजमेंट हो, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेंगे। बाहर जैसे भी सॉल्ट कंडीशन हो, यूरिहेलाइन स्टेनोहेलाइन अरेंजमेंट की हेल्प से तो अकॉर्डिंगली मेंटेन कर लेते हैं। हाइपरसलाइन लगून्स हो, सी हो, एक्वेटिक अरेंजमेंट हो, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है। हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि या तो उनमें रेगुलेटिंग एबिलिटी होती है या फिर कंफर्मिंग एबिलिटी होती है, जो हम आगे बात करेंगे। तो बच्चे रेगुलेशन, अगर टेम्परेचर को रेगुलेट कर पा रहे हैं, जैसे कि हम मैमल्स हैं, बाहर चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेशन हो रहा है, हम अपना टेम्परेचर एज इट इज मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। सो वी आर थर्मोरेगुलेटर्स। तो थर्मोरेगुलेशन हो सकती है। थर्मोरेगुलेशन कौन कर सकते हैं? होम्योथर्म्स, यानी कि बर्ड्स और मैमल्स। हम होम्योथर्म्स में आते हैं। तो बच्चे उसके बाद ऑस्मोरेगुलेटर्स, ये अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लाइक इन सम शार्क्स। शार्क्स जो है वो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक कंपोनेंट्स को स्टोर करते हैं ताकि सी के वाटर के साथ उनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मैच कर सके। तो अगर देखा जाए तो हम ऑर्गेनिजम्स चाहे बाहर की कंडीशन कैसी भी है, हम अपना बॉडी अरेंजमेंट रेगुलेट कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, पर हम मेंटेन करेंगे ही करेंगे अपनी बॉडी कंडीशंस को। ठीक है, तो बच्चे मैं एग्जांपल ले रही हूँ ह्यूमंस के ही। ह्यूमंस के केस में अब मैं एक थर्मो रेगुलेशन का एग्जांपल ले रही हूँ। ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, जो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो बच्चे समर्स में और विंटर्स में डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिसकी हेल्प से वो रेगुलेशन कर पाते हैं। तो समर्स जो है, अगर समर्स होंगी, ठीक है, तो समर्स के केस में क्या होगा? स्वेटिंग हो जाता है। स्वेटिंग से क्या होगा? जितनी भी हीट बॉडी में अंदर डेवलप हो रही है, एक्स्ट्रा हीट है, वो हीट स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने में यूज हो गया, और वाटर जो है अलोंग विद सम सॉल्ट ऑब्वियसली, तो सॉल्ट के साथ बाहर निकल आता है। और बच्चे जब वो इवेपोरेट होता है हीट को यूज करके, अगेन बॉडी हीट एंड एक्सटर्नल हीट को यूज करके, तो बच्चे और ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है। तो स्वेटिंग को यूज करके, स्वेटिंग मैकेनिज्म को यूज करके समर्स में रेगुलेशन होता है। तो बॉडी का ये फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है। बट विंटर्स में एक डिफरेंट मैकेनिज्म रहता है, दैट इज शिवरिंग। अब शिवरिंग क्या है? शिवरिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिस दौरान स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो शिवरिंग इज अ स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करता जरूर है, बट मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो इंटरनल हीट होने की वजह से, इंटरनल हीट डेवलप होने की वजह से बच्चे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बाहर के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ जाता है।
तो बच्चे शिवरिंग वो मैकेनिज्म है जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्प करता है, whereas स्वेटिंग वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बॉडी के टेम्परेचर को कम करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर हम देखें तो बाहर का टेम्परेचर और बाहर का जो कंडीशंस हैं वो हमें इंटरनली इफेक्ट कर रही है, बट उसके अकॉर्डिंग जो हम खुद में चेंजेस लाएंगे तो वो तो अकॉर्डिंगली हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो रेगुलेशन के दौरान ये चेंजेस होती है। लेकिन बच्चे ये देखो हमारे पास स्पेशली मेंशन किया गया है ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, जिसको हाईलाइट किया गया जाता है नॉर्मली, वो इसीलिए बच्चे क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स में स्पेशल अडेप्टिव कंडीशंस हैं, अडेप्टेड अरेंजमेंट्स है, जिसकी वजह से वो रेगुलेशन जैसा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस कर पाते हैं। क्योंकि रेगुलेशन करना, बाहर एनवायरमेंट की कंडीशन के अपोजिट काम करना कई बार वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग रहता है बेटा। तो इसीलिए बर्ड्स और मैमल्स में जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है उस हाई एनर्जी डिमांड को एफिशिएंटली पूरा करता है बेटा। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होने की वजह से एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाती है, जिसकी वजह से रेगुलेशन जो है वो पॉसिबल है, इजी हो जाता है रेगुलेशन। ठीक है, तो ये चीजें हैं बेटा जो आपस में रिलेटेड है बेटा। ठीक है, तो मैं मेंशन कर दूं कि थर्मो रेगुलेशन हियर इज एक्सपेंसिव प्रोसेस, ऑस्मो रेगुलेशन से ज्यादा, इसीलिए स्पेसिफिकली यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन को ही मेंशन कर रही हूँ। तो थर्मो रेगुलेशन इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है बेटा। ठीक है, तो इसीलिए कुछ स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म्स भी डेवलप करने पड़ते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया रेगुलेशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन यानी कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस। तो होम्योस्टेसिस की मेन एबिलिटी रेगुलेटर्स में ही होती है। अब हम बात करेंगे कन्फॉर्मर्स की। कन्फॉर्मर्स, तो कन्फॉर्मर्स वो होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर या ऑस्मोटिक कंडीशन मेंटेन नहीं कर पाते, दे कांट मेंटेन देयर इनर स्टेट कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि इंटरनल ऑस्मोटिक और हीट एनवायरनमेंट जो है मेंटेन नहीं कर पाते। बट चेंजेस अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, जैसे ही एनवायरनमेंट होगा वैसे ही अकॉर्डिंगली चेंजेस होंगी बेटा। ठीक है, यानी कि इनको होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में दिक्कत होती है, क्योंकि जैसे बाहर की कंडीशन होगी, बाहर सर्दी होगी तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी लो होगा, अगर बाहर गर्मी होगी तो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी हाई होगा। तो इसीलिए ये अपना बॉडी का कंडीशन मेंटेन नहीं कर पाते। अगर ये किसी हार्श कंडीशन को फेस करते हैं तो ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे ज्यादा देर तक। रेगुलेटर्स में टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को हार्श कंडीशन में और वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज में एडजस्ट कर ले, लेकिन कन्फॉर्मर्स में वो एबिलिटी नहीं आएगी बेटा। ठीक है, उनका ऑस्मोटिक बैलेंस और बॉडी का टेम्परेचर कंडीशन सेम रहेगा जैसा कि एनवायरनमेंट का है। ठीक है, तो बच्चे अब मैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रही हूँ कि कन्फॉर्मर्स को डिफिकल्टी क्यों होती है। तो बच्चे रेगुलेशन जो है इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, राइट, जिसमें हमने थर्मो रेगुलेशन ऑल्सो मेंशन किया है। तो बच्चे रेगुलेशन इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है जिसकी वजह से हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को रेगुलेटिंग एबिलिटी नहीं दे पाते। कन्फॉर्मर्स जो है वो इंटरनल स्टेट मेंटेन नहीं कर पा रहे, ये तो ड्रॉबैक है ना बेटा।
तो ड्रॉबैक होने के बावजूद भी ये ऐसी रेगुलेटिंग एबिलिटी नहीं ला पाते, क्योंकि रेगुलेशन एक्सपेंसिव प्रोसेस है और इन ऑर्गेनिजम्स में ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है, कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो किसी भी मीन से रेगुलेशन कर पाए, अपनी एनर्जी को डेवलप कर पाए। ठीक है, तो एनर्जेटिकली ये एग्जॉस्ट कर सकता है ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल श्रियूज एंड हमिंग बर्ड्स, ये बच्चे बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स है ना, बहुत बेसिक और छोटे ऑर्गेनिजम्स। इनके केस में अगर बॉडी का देखा जाए ना, इनके पास सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम। दे हैव मोर बॉडी सरफेस एरिया देन वॉल्यूम, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली इनकी बॉडी से हीट बाहर निकल सकता है बच्चे, कंटिन्यूसली बॉडी से हीट बाहर निकलता जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चे अगर ये बॉडी का इंटरनल स्टेट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑल्दो ये रेगुलेशन कर भी नहीं पाते, बट कुछ लेवल तक बच्चे ये कोशिश करेंगे भी तो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का सरफेस एरिया है ज्यादा और बॉडी के इंटरनल स्टेट भी इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि ये कन्फर्मर्स है। तो इसीलिए बच्चे ये ऑर्गेनिजम्स पोलर एरियाज में बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि ये कन्फर्मर्स हैं। बाहर पोलर रीजन में अगर ये रहेंगे तो इनकी बॉडी के एंजाइम्स उस ठंडे एरिया में काम नहीं कर पाते बच्चे। तो इसीलिए बच्चे ये हमारे पास ऐसे एरियाज में मिलते हैं जहां पे अकॉर्डिंगली प्रॉपर ह्यूमिडिटी और प्रॉपर टेम्परेचर हो, मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से हमारे पास रेगुलेशन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है एज कंपेयर टू कन्फर्मर्स। ठीक है, तो अब एक ग्राफ के हेल्प से इंटरनल स्टेट को बताने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो बच्चे अब कन्फर्मर्स और रेगुलेटर्स को लेकर एक ग्राफ भी करने जा रहे हैं, जिसमें हम इनर स्टेट और एक्सटर्नल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। तो इंटरनल स्टेट यानी कि इंटरनल बॉडी कंडीशंस, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और उसके बाद है एक्सटर्नल कंडीशंस। ठीक है, तो बच्चे अगर हम ग्राफ बताएं तो एक्सटर्नल कंडीशंस के साथ अगर हम देखें तो रेगुलेटर्स का ग्राफ जो है ना वो कुछ इस पर्टिकुलर तरीके से आता है। रेगुलेटर्स जो है उनके केस में इंटरनल बॉडी स्टेट स्टैटिक रहती है, एक्सटर्नल कंडीशंस चाहे बढ़ती जाए वो स्टैटिक रहेंगी। लेकिन वी हैव सम पार्शियल रेगुलेटर्स आल्सो। पार्शियल रेगुलेटर्स के केस पे क्या होता है, कई बार इनिशियली क्या होता है वो अपने टेम्परेचर से इफेक्ट होते हैं, अपनी ऑस्मोटिक बाहर एक्सटर्नल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या टेम्परेचर से इफेक्ट होंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैक्सिमम उतना ही इफेक्ट होंगे और उसके बाद उनकी इंटरनल कंडीशन स्टैटिक हो जाती है। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो इफेक्ट तो होंगे लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, उसके बाद उनके बॉडी मैकेनिज्म खुद ही चार्ज लेते हुए बॉडी की कंडीशंस को बैलेंस कर देता है। ठीक है, उससे ज्यादा वो बॉडी को नुकसान होता हुआ नहीं देखना चाहता, तो इसलिए बॉडी के मैकेनिज्म जो है वो अडेप्ट करते हैं, तो इन्हें पार्शियल रेगुलेटर्स कहा जाता है। बट कन्फर्मर्स के केस में क्या होगा, जैसे जैसे एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज होती हैं यानी कि एक्सट्रीम की तरफ जाती हैं, तो वैसे वैसे हमारे पास कन्फर्मर्स के केस में ग्राफ जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे स्टैटिक नहीं होगा। जैसे जैसे कंडीशन बढ़ी एक्सटर्नल, वैसे वैसे इंटरनल स्टेट भी चेंज होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। तो कन्फर्मर्स के केस में ऐसा अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं रेगुलेटर्स और कन्फर्मर्स की जो हमने देखी और यही हमने पढ़ी है बच्चे। ठीक है, लेकिन बच्चे ये तो उस केस में हो गया ना जब
हमारे पास एक एवरेज टेम्परेचर या एवरेज एनवायरमेंट वही रहेगा। अगर हम बात करें, अभी हमने कितनी सारी कंडीशंस पढ़ी, हमने अलग अलग टेम्परेचर्स पढ़े, टेम्परेट जोन्स है, ट्रॉपिकल जोन्स है, एक्सट्रीम है, मॉडरेट कंडीशंस है, उसके बाद हाइपर सलाइन लगून्स है, सी है, ओशंस, यानी और उसके बाद इनलैंड वाटर्स है। ऑस्मोटिक अरेंजमेंट और टेम्परेचर अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट रहा। तो बच्चे वहां पे ये हमने देखा कि एवरेज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, एवरेज टेम्परेचर हर जगह सेम रहता है, पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ एरियाज में एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लाइक इन केस ऑफ सम माउंटेन एरियाज और वैली एरियाज अगर हम बात करें, लाइक हिमाचल एरिया, वहां पे एक्सट्रीम कंडीशन आती है बट थोड़ी देर के लिए ही। वहां पे गर्मी होती है, उतनी ज्यादा नहीं, बट एक्सट्रीम कंडीशन थोड़ी देर के लिए आएगी, है ना, सर्दियों में, विंटर्स में जब एक्सट्रीम कंडीशन आएगी, तो तब के दौरान के लिए कुछ अडेप्टेशंस वहां के ऑर्गेनिजम्स की होनी चाहिए, है ना। अगर वो फेवरेबल कंडीशन आ गई, फिर वो जगह सूटेबल हो जाएगी रहने के लिए। तो ऐसे केस के लिए भी ऑर्गेनिजम्स ने कुछ अडेप्टेशन की है। तो इन केस ऑफ टेम्पररी चेंजेस, organisms have some adaptations. यानी कि कुछ और पॉसिबिलिटीज भी हैं। ठीक है, तो बच्चे वो पॉसिबिलिटीज क्या है, इसके लिए मैं एक थर्ड फैक्टर ले रही हूं, दैट इज माइग्रेट। तो मतलब ऑर्गेनिज्म के क्या पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला, या तो वो रेगुलेशन शो करे, अगर रेगुलेशन नहीं है तो कन्फॉर्मर बनकर रहे, पर अगर टेम्परेरी चेंजेस हो रही है तो ऑप्शन क्या है कि वो माइग्रेट कर जाए, माइग्रेट कर जाए हार्श कंडीशन एरिया से एक सुटेबल एरिया तक। ठीक है, तो बच्चे माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम हार्श कंडीशन एरिया टू फेवरेबल कंडीशन एरिया। मतलब ऐसे एरिया में जहां पर फेवरेबल कंडीशन सस्टेन कर रही है, वहां पे चला जाना। ठीक है, तो इसे माइग्रेशन कहते हैं बच्चे। ठीक है, तो मतलब ऑर्गेनिज्म जो है अपनी अपने मेन एरिया, यानी कि जब उसमें हार्श कंडीशन आ जाती है, जो उसके लिए हॉस्पिटेबल नहीं रहता, तो उससे फेवरेबल कंडीशन में चला जाता है। जो उसके लिए फेवरेबल रहेगा वहां पे वो इवनली सस्टेन कर सकता है अपनी फूड हैबिट्स को, फूड और नेसेसिटीज को पूरा करेगा, स्पेस नेसेसिटी को पूरा करेगा, जरूरत पड़ने पर वहां पे रिप्रोड्यूस भी करेगा। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे ऑर्गेनिज्म को वहां पे हार्म भी नहीं होगा और अकॉर्डिंगली वो सस्टेन भी कर जाएगा। तो ऐसा अरेंजमेंट रहता है हमारे पास कुछ बर्ड्स के केस में, जो कोयलेडो नेशनल पार्क में विजिट करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि राजस्थान में पार्क है, नेशनल पार्क। तो सम माइग्रेटरी बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर्स, जब विंटर्स होती हैं, रीचेस कोयलेडो नेशनल पार्क। तो बच्चे ये पार्क जो है, ये पार्क प्रेजेंट है राजस्थान में, राजस्थान में भरतपुर एरिया में। और बच्चे यहाँ पे बहुत सारे, यानी कि लाखों के और थाउजेंड्स के हिसाब से माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट करते हैं, बट फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर कोल्डर रीजन्स। तो
बच्चे वहां से विजिट करते हैं ताकि उस टाइम तक वो सस्टेन कर पाए उस ठंडे एरिया को, उस ठंडी कंडीशंस को, क्योंकि राजस्थान का नियरली एवरेज टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम मतलब थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स वहां पे विजिट कर जाते हैं, तो उनके लिए वो फेवरेबल रहेगा और वहां पे वो सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेरी कंडीशंस को बेयर करने के लिए एक पॉसिबिलिटी उन्होंने क्या की, ये अडेप्ट की। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो माइग्रेट ना करके अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड ही कर ले, यानी कि सबसे ज्यादा क्या डिफिकल्ट क्या होता है, फूड को सर्च करना एक्सट्रीम कंडीशन में, अपनी कंफर्ट स्पेस से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना जो बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग है, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और आप मेटाबॉलिज्म में अपनी एनर्जी और एटीपी यूज कर रहे हो, तो ये चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है। तो ऑर्गेनिज्म कई बार अपनी मेटाबॉलिज्म को ही सस्पेंड कर देता है, रोक देता है, स्लो डाउन कर देता है, ताकि अपनी एनर्जी को, अपनी बॉडी को के एनर्जी को हीट डेवलप करने में यूज किया जाए इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट फॉर मेटाबॉलिज्म। तो सस्पेंड में क्या किया जाता है, टाइम को एस्केप किया जाता है, यानी कि एस्केपिंग इन टाइम, यानी कि टाइम को पास किया जाता है बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करके, ताकि टाइम निकल जाए। मैक्सिमम केसेस में आप ये चीज देखते हो, हाइबरनेशन, उसके बाद डायपॉज या फिर एस्टिवेशन, है ना, ये टर्म्स जो है वो आपने सुनी होगी, वो सस्पेंशन का ही पार्ट है बेटा। ठीक है, तो बच्चे एग्जाम्पल्स हैं, सबसे पहले हाइबरनेशन। हाइबरनेशन यानी कि कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए विंटर्स बहुत ही ज्यादा डिजास्ट्रस रहती हैं, तो बच्चे इसीलिए वो विंटर स्लीप लेते हैं। लाइक इन केस ऑफ पोलर बियर, पोलर बियर सॉरी, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये विंटर स्लीप जो है वो शो करेगा। ठीक है, जब एक्सट्रीम विंटर्स जो है वो आ जाती है, तब उस दौरान वो अपने कंडीशंस को, अपने मेटाबॉलिज्म को लो करता है, जिसकी वजह से वो विंटर जैसी हार्श कंडीशन को इजीली बेयर कर पाता है। ऑल्दो उसका बॉडी का अरेंजमेंट वैसा है, उसमें फर बहुत ही ज्यादा थिक रहता है, तो ऑल्दो वो विंटर को बहुत अच्छे से बेयर करता है, लेकिन जब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन आती है तो बच्चे वो हाइबरनेशन पे चला जाता है ताकि उसे एक्स्ट्रा हार्म ना हो। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन यानी कि समर स्लीप, समर स्लीप कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए समर अनफेवरेबल होती है, जैसे कुछ स्नेल्स और कुछ फिशेस होती हैं, तो बच्चे वो उस दौरान क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी को लो कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन जो है वो रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं करेंगे, उसके बाद स्लीप लेंगे, रेस्ट लेंगे, ब्रीदिंग रेट कम कर देंगे, तो सब मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा। ठीक है, डायपॉज, डायपॉज एज इन केस ऑफ zooplankton, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन आते ही वो अपनी एक्टिविटी को लो कर देते हैं, रिप्रोडक्शन लो कर देंगे। ठीक है, तो जू प्लैंक्टन्स लेक्स या पॉन्ड्स में जो ग्रो करते हैं वो सस्पेंशन करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन आते, चाहे वो विंटर्स हो चाहे समर्स हो, उस दौरान बच्चे अपनी एक्टिविटी को ये लो कर देंगे बच्चे। ठीक है, जैसे भी उनकी अनफेवरेबल कंडीशन। और बच्चे एक और चीज, कुछ प्लांट्स जो हैं, तो इन सम प्लांट्स like algae, बाकी फंजाई, दे फॉर्म स्पोर्स, और फॉर्म में कहा है कि स्पोर्स जो है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रेजिस्टेंट कवरिंग से कवर रहते हैं, तो स्पोर फॉर्म करके कुछ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी है बेटा, तो बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी जैसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो सस्टेन कर जाते हैं और अपनी प्रोजेनी जो है बढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो बच्चे अब हमारे पास कुछ हायर प्लांट्स भी हैं जिसमें कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, रेजिस्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर लाइक कोन्स, जो कि उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, उनके
प्लांट स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ताकि अपकमिंग टाइम पे, अपकमिंग फेवरेबल कंडीशन में वो जर्मिनेट कर सके। तो इस तरीके का बच्चे अरेंजमेंट है। तो इन हायर प्लांट्स seeds and other vegetative structures like cones. और बच्चे हमने बेसिकली बात भी की थी कुछ कॉनिफर्स पे, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स में लीडर लाइक लीव्स होना, उसके बाद स्पाइन्स की फॉर्म में ओपेंशिया के केस में लीव्स होना। तो ये सब अडेप्टेशंस भी हमारे पास इन्हीं पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में आती है बच्चे। तो बच्चे हमने एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात की और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स के बारे में बात की, लेकिन बच्चे ऑर्गेनिजम्स की कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करनी है जिन्होंने अलग अलग तरह के अडेप्टेशंस कर रखे हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स को चेंज करना अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बच्चे चेंजेस यानी कि मॉर्फोलॉजिकल यानी कि खुद को एक्सटर्नली चेंज करना, फिजियोलॉजिकल एंड यस बिहेवियरल। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में बायोकेमिकल चेंजेस भी आएंगे, यानी कि इंटरनल कंडीशंस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन को चेंज करना भी, एंड बिहेवियरल चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो है जब वो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग खुद में चेंजेस लाना, यानी कि एक एट्रीब्यूट है, ताकि इट्स एन एट्रीब्यूट टू गेट एडजस्टेड विदिन एन एनवायरनमेंट, विदिन अ हैबिटेट। मतलब ये चेंजेस जो है एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए, ताकि रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल हो सके। तो फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो बच्चे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पे डील करने हैं। सबसे पहला है कंगारू रैट। कंगारू रैट जो है बेटा वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पे रह रहा है, ठीक है। तो बच्चे वाटर को सेव करने के लिए बच्चे क्या करता है, अपने मेटाबॉलिक वाटर यानी कि कंगारू रैट यूजेस मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर यानी कि मेटाबॉलिज्म से निकला हुआ वाटर, ठीक है। हमारे केस में जो क्रब साइक्लो था उससे भी वाटर निकलता है जो हम यूज करते हैं। तो इट यूजेस मेटाबॉलिक वाटर जो कि फैट ऑक्सीडेशन से निकलता है। जब वो फैट को ऑक्सीडाइज करता है कंगारू रैट, ब्रेक डाउन करता है फैट को, उस दौरान मेटाबॉलिक वाटर निकलता है जो ये कंगारू रैट यूज करता है। वो ड्रिंक नहीं करता, वाटर नहीं ड्रिंक कर रहा, तो वो उसी वाटर को यूज कर लेता है एंड पासिस आउट एक्सट्रीम कंसंट्रेटेड यूरिन। वो कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट करता है ताकि वाटर का एक्स्ट्रा लॉस भी ना हो, वेस्ट भी बाहर निकल जाए और बच्चे वो वाटर की नीड को पूरा कर सके। तो मतलब एडिशनली वो वाटर जो है उस एक्वायर नहीं करेगा। तो वाटर की कमी को बेयर करने के लिए उसने ये अडेप्टेशन करी है, ठीक है। दूसरा है डेजर्ट प्लांट्स के केस में। डेजर्ट प्लांट्स के केस में ब्रीफली हम वैसे भी बात कर चुके हैं। दे हैव sunken stomata, थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल बहुत ही ज्यादा थिक रहता है ताकि वाटर लॉस ना हो, और ऊपर से इनके केस में जो क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स हैं उसमें स्टोमेटा जो है वो रात को ओपन होता है। स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट, वो रात को ओपन होगा। ये भी हमने मॉडिफिकेशन करी थी, है ना। हमने जब बात की थी फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो उस दौरान हमने मॉडिफिकेशन की बात की थी। तो फर्दर उसके बाद फर्दर बच्चे क्या होता है हमारे पास, जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं लाइक ओपनशिया, जिसे आप कैक्टस कहते हो, कैक्टस प्लांट।
ठीक है, ओपनशिया। तो बच्चे उसमें लीव्स जो है दे आर लाइक स्पाइन्स, वो स्पाइन्स की तरह यानी कि मॉडिफाइड स्पाइन्स है। उसके केस में जो स्टेम है उसकी वो स्पॉन्जी और फ्लैट होती है विद फ्लैट स्टेम, जो कि परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस। तो बच्चे स्टेम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, बाकी लीफ जो है वो स्पाइन में मॉडिफाई हो गया है ताकि उसके स्टोमेटा जो है बहुत, उसके केस में सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाए, स्टोमेटा कम एडजस्ट हो और अल्टीमेटली वाटर लॉस ना हो, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स में हम वाटर लॉस जो है वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते बेटा। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैं एलन रूल की बात करने वाली। एलन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो अडेप्टेशन को बताता है इन केस ऑफ सम मैमल्स। तो बच्चे हमारे पास एलन रूल कहता है कि इन मैमल्स एट कोल्डर रीजन्स, जो कोल्डर रीजन्स में रहते हैं, दे हैव शॉर्टर लिम्स, लिम्स यानी कि फोर एंड हाइंड लिम्स के बारे में यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, एंड एयर्स, तो मतलब इन ऑर्गेनिजम्स के वो मैमल्स जो ठंडे एरिया में रहते हैं उनकी शॉर्टर लिम्स और एयर्स होते हैं टू रिड्यूस सरफेस, बॉडी सरफेस एरिया एंड अल्टीमेटली हीट लॉस। मतलब बॉडी से हीट लॉस को बचाने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी के सरफेस एरिया को कम किया। कैसे? शॉर्टर लिम्स और शॉर्टर एयर्स जो है डेवलप करके। एयर्स, एयर पिन्ना और जो हमारे पास लिम्स होते हैं वो ये रिड्यूस कर देते हैं ताकि हीट लॉस ना हो। तो एलन के अकॉर्डिंग, एलन रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑर्गेनिज्म में शॉर्टर लिम्स और एयर्स रहते हैं। ठीक है, तो ये एक मॉडिफिकेशन मानी जाती है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में, मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में ये देखी भी जाती है। ठीक है, अब बच्चे कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में बात करेंगे जो कि बहुत ठंडे एरियाज में रहते हैं। इन पोलर सी एक्वेटिक एनिमल्स, वो एनिमल्स जो पोलर सी में रहते हैं, दे हैव फैट लेयर कॉल्ड एज ब्लबर। उनके बॉडी में स्किन के नीचे यानी कि सबक्यूटेनियसली ब्लबर प्रेजेंट रहता है। स्किन के एग्जैक्टली नीचे जो एक फैट लेयर है जो उनकी हीट, बॉडी हीट को बाहर नहीं निकलने देती। तो बॉडी हीट बाहर ना निकले इसीलिए ये हमारे पास लेयर बनाई गई है ताकि उनके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहे, चाहे बाहर पोलर रीजन में कितना भी हाई टेम्परेचर, कितना भी लो टेम्परेचर क्यों ना हो। क्योंकि पोलर रीजन्स की तरफ जाते हुए इक्वेटर से दूर जाएंगे तो पोलर रीजन्स में डेफिनेटली टेम्परेचर रिड्यूस होता है। तो एवरेज टेम्परेचर बहुत लो है तो एक कंटिन्यूस हीट जो है इनकी बॉडी में हमेशा रहती है। टेम्पररी इफेक्ट नहीं है, परमानेंट। ठीक है, परमानेंटली ये लेयर डिपॉजिट रहेगी, इसे ब्लबर कहते हैं। अब बच्चे एक और चीज है, अगर आप यहाँ पे देखो हमारे पास कंगारू ने फिजियोलॉजिकल चेंज लाया खुद में, इन्होंने अपने केस में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाए हैं। कैंप प्लांट्स के केस में ये फिजियोलॉजिकल चेंज आया। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन केस ऑफ ओपनशिया अगेन, यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया और फिजियोलॉजिकल भी। वैसे ही अगर जो और ऑर्गेनिजम्स जो कि हायर रीजन में रह रहे हैं, हायर आल्टीट्यूड्स, इन ऑर्गेनिजम्स एट हायर आल्टीट्यूड्स वो बहुत ही लो प्रेशर फेस करते हैं, है ना। तो बच्चे उनके केस में क्या होता है, दे हैव हायर आरबीसीज काउंट ताकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इनटेक जो है वो इंक्रीज किया जा सके। क्योंकि एयर प्रेशर कम रहता है तो ऑक्सीजन इनटेक में दिक्कत आती है। बाहर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन इनटेक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो सकता। तो बच्चे आरबीसी काउंट जो है बढ़ जाता है एंड दे हैव हायर ब्रीदिंग रेट, मतलब दे आर अडेप्टेड विद द एनवायरमेंट। उनमें फिजियोलॉजिकल चेंज आ गया है,
उन्होंने आरबीसी के काउंट को भी बढ़ाया और ब्रीदिंग रेट को भी बढ़ाया। ठीक है, तो बच्चे वही अगर हमारे पास अगर रोहतांग पास वाले एरिया में वहां पे भी ऑर्गेनिज्म सस्टेन करते हैं, लेकिन उनको ऑल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होती, जबकि उनके केस में वो सी लेवल से, रोहतांग पास जो है वो सी लेवल से 3500 मीटर्स ऊपर है, लेकिन स्टिल वहां पे रहने वाले और वहां पे सस्टेन करने वाले ऑर्गेनिज्म में ऐसी कुछ अडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से वो ऑल्टीट्यूड सिकनेस फेस नहीं करते और इजीली सस्टेन कर पाते हैं, जबकि बाहर से कोई जाएगा वो सेम ऑल्टीट्यूड सिकनेस और सफोकेटिंग सा फील करेगा उस एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब बच्चे मरीन ऑर्गेनिजम्स के केस में अगर हम बात करें, जो फिशेस मरीन एरियाज में रहती हैं, फिशेस एंड ऑर्गेनिजम्स इन डीप ओशंस, डीप ओशंस यानी कि जहां पे हमारे पास 100 टाइम्स लेस पार्शियल प्रेशर होगा देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 100 टाइम्स लेस प्रेशर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में बहुत कम प्रेशर है, लेकिन वहां पे ऑर्गेनिज्म को अगेन कुछ अडेप्टेशंस करनी पड़ती है जो कि बायोकेमिकल होती है, यानी कि इनके प्रोटीन्स और इनके मैकेनिज्म्स जो है वो डिफरेंट रहते हैं एज कंपेयर टू सरफेस में रहने वाली फिशेस और ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में भी और लैंड में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स से भी, ताकि वो उस पर्टिकुलर लो प्रेशर एरिया में भी रह सके, हाई प्रेशर सॉरी हमारे पास लेस लिख दिया है हाई, तो होते बच्चे उस हाई प्रेशर में भी रह सके। ठीक है, तो उस हाई प्रेशर में रहने के लिए उनको अकॉर्डिंगली वैसा ही अरेंजमेंट चाहिए। डीप सी में जाते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो वहां पे एडजस्ट करने के लिए डेफिनेटली कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, और लास्ट एक और लिजर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, डिजर्ट लिजर्ड। डेजर्ट लिजर्ड जैसे मैंने कहा, इट बास्क्स इन सन व्हेन बॉडी टेम्परेचर रिड्यूसेस, जब बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है ना, वो सन की तरफ चली जाती है। ठीक है, और वहां पे रहते हुए जब टेम्परेचर बढ़ेगा, सन में रहते हुए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो बच्चे वो शेड में मूव कर जाएगी एंड देन मूव टू शेड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो इस तरीके से उसने अपने बिहेवियर को चेंज किया, अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने के लिए उसने उसके बिहेवियर को चेंज किया। जब वो उसे लगता था टेम्परेचर लो हो गया है, धूप में चले गए, टेम्परेचर बढ़ गया वापस से शेड में आ गए। तो इसी तरीके से डेजर्ट लिजर्ड ने भी अपने में बिहेवियरल चेंजेस लाई, बिहेवियरल अडेप्टेशन लाई, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में सस्टेन कर पा रही है। ठीक है, सो ये है कुछ एग्जांपल्स जो अडेप्टेशन से जुड़ी हुई है बच्चे।